नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेस पर। आज की करंट अफेयर्स की क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम आज 12 मई 2020 के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्रों के बारे में। तो इसका हमारा सबसे पहला टॉपिक है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है मिशन सागर। 10 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नौसेना ने मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस जैसे जो हिंद महासागरीय देश हैं उनको सहायता पहुंचाने के लिए मिशन सागर नामक एक अभियान प्रारंभ किया है। इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज जिसका नाम केसरी है उसे हिंद महासागरीय देशों के अंदर खाद्य वस्तुएं, कोविड-19 से संबंधित दवाएं, विशेष आयुर्वेदिक दवाएं, चिकित्सा सहायता दल आदि के साथ में भेजा जाएगा। यह जो अभियान है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और अन्य जो एजेंसियां हैं ये मिलकर के एक नज़दीकी समन्वय के साथ शुरू कर रहे हैं। इस मिशन यह मिशन है ये प्रधानमंत्री की जो सागर परियोजना, जो सागर पहल जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस पहल के अनुरूप है, जो कि भारत के द्वारा उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के महत्व को रेखांकित करता है और मौजूदा संबंधों को मजबूत भी करता है। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो जो सागर विजन है वह 2015 के अंदर सागर विजन 2015 के अंदर जो हिंद महासागर में अपने विजन की शुरुआत की गई थी जिसे सागर कहा जाता है, जिसका पूरा नाम जैसे आपको बताया कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है। यह जो अभियान है इस अभियान का जो लक्ष्य है, भारत का जो लक्ष्य अपने पड़ोसियों विशेषकर जो समुद्री पड़ोसी हैं उनके साथ में आर्थिक और सुरक्षा सहयोग प्राप्त करना, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भारत है वो सूचनाओं के आदान प्रदान, बुनियादी ढांचे के निर्माण, तटीय निगरानी और आपसी क्षमताओं को मजबूत करने के अंदर सहयोग करेगा। इसके बारे में और हम विश्लेषण करें तो इस मिशन के अंदर जो शामिल सभी जो 4 देश हैं वो भारत की नौसेना की जो मजबूत सभी 4 देश हैं उनके अंदर भारत की जो नौसेना उसकी स्थिति काफ़ी मजबूत है। और 2019 में भारत और मालदीव में पहले से बंद तटीय रडार निगरानी प्रणाली जो CSRR जो है उसे पूरा करने के लिए सहमत हुए, और 2018 के अंदर भारत और सेशेल्स ने द्वीप पर एक नौसैनिक अड्डा भी स्थापित करने में सहमति प्रकट की है। अक्टूबर 2019 में भारत और कोमोरोस ने रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए और भारत ने हाई स्पीड इंटरसेप्टर नावों की खरीद के लिए कोमोरोस को $20 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी जारी की थी। तो इस तरह से ये जो मिशन सागर है वो भारत की दृष्टि से और हमारे जो पड़ोसी राज्य उनकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है, हाल ही में 9 मई 2020 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा जो देखो अपना देश जो वेबिनार सीरीज आयोजित की जा रही है उसकी 7वीं श्रृंखला का आयोजन किया गया है, जिसका जो शीर्षक है वो नीला नदी की खोज यानी एक्सप्लोरिंग रिवर नीला रखा गया है। इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो ये जो श्रृंखला है वह केरल के भरतपुजा के रूप में विख्यात नदी जिसका नाम नीलासो है उसके तटीय क्षेत्रों, शहरों और गाँवों को प्रदर्शित इसके अंदर किया गया है। और इसकी आगे हम जानकारी प्राप्त करें तो जो ये श्रृंखला है इसके अंदर वहाँ के जो स्थानीय भोजन, इसके अलावा त्योहार, कलाकृतियों, परंपराओं, प्राकृतिक संरक्षण, परिदृश्य, विरासत, स्थानीय समुदाय आदि के बारे में भी इसमें बताया गया है। और इस वेबिनार में जिन स्थानों को प्रदर्शित किया गया है वे केरल के पलक्कड़ और त्रिशूर और मलप्पुरम जिलों के अंदर स्थित है। अब हम बात करते हैं जो नीला नदी के बारे में, जिसका दूसरा नाम भरतपुजा नदी भी है। भरतपुजा जो केरल में पेरियार नदी के बाद में सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसे नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उद्गम है वह तमिलनाडु की अन्नामलाई की पहाड़ियों से होता है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 250 किलोमीटर है, जिसका 41 किलोमीटर लंबा भाग तमिलनाडु राज्य में, तो वहीं केरल के अंदर इसकी जो लंबाई है वो 209 किलोमीटर मापी गई है। हाल ही में भारत सरकार ने सुरक्षा स्टोर नामक एक नई पहल लॉन्च की है, जिसका जो उद्देश्य है वह नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का
सुरक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्यरत उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सुरक्षा स्टोर पहल लॉन्च की गई है। उपभोक्ता मामलों के जो विभाग ने किराना स्टोर स्तर पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक टेक स्टार्टअप जिसका नाम सेफ जॉब और सीकीफाई है, उनके साथ में हाथ मिलाया है। ध्यान देने की बात है, टेक स्टार्टअप जिनका नाम आपको याद रखना है, जिनमें से पहला है सेफ जॉब और दूसरा है सीकीफाई। इन दोनों के साथ में उन्होंने एक अनुबंध किया है। इसके द्वारा पूरे देश में किराना स्टोरों के जो मालिक हैं उनको कोविड-19 प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों के बारे में शिक्षित किया जाएगा, अर्थात उन्हें यह बताया जाएगा कि किस प्रकार से कोविड-19 से बचा जा सकता है और इसमें क्या क्या सावधानी रखनी है, अर्थात इसके संपूर्ण जो दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल इसमें समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे। और इसमें सभी जो खुदरा दुकानों के जो सामाजिक दूरी है और स्वच्छता के मानदंड भी इसके अंदर शामिल किए गए थे। इसके अलावा इस पहल का जो उद्देश्य है, इसका प्रमुख उद्देश्य एक और है, जो है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का उपयोग बढ़ाना, अर्थात इसके अंदर कुछ इस प्रकार का सिस्टम रखा जाएगा कि जो स्टोर के अंदर आने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। इस प्रकार से ये जो एप्लीकेशन है वो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचेगा और जो कोविड-19 से जो बचने के अंदर ये ऐप काफ़ी मदद भी कर पाएगा। जिन दुकानों को इस पहल के तहत संचालित किया जा रहा है उन्हें सुरक्षा स्टोर कहा जाएगा, उनका जो नाम है वो सुरक्षा स्टोर रखा गया है। और इसके तहत अब तक 5 लाख स्टोरों को पंजीकृत किया गया है और 7 लाख से अधिक खुदरा विक्रेताओं ने प्रशिक्षण के लिए नामांकन दिया है, जिनमें से 70,000 कर्मचारी पहले ही अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। यह इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि भारत किस प्रकार से सरल समाधान के साथ में उच्च प्रभाव की समस्याओं को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है, अर्थात जो टेक्नोलॉजी है उसका इस तरह से यूज किया जा रहा है भारत के अंदर कि उससे अधिकतम लाभ मिल सके और बड़ी से बड़ी जो समस्या है उसका भी समाधान बड़ी आसानी से, बड़े सरल तरीके से किया जा रहा है। केंद्रीय पैनल ने फसलों पर टीबी दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। केंद्रीय जो कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी CIBRC के तहत जो स्थापित पंजीकरण समिति है उसने यह सिफारिश की है कि जो टीबी के अंदर काम में ले जाने वाली जो दवाएं हैं जिनका नाम स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन है, ये दोनों दवाएं अब फसलों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। अर्थात ये जो दवाएं हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये जो दोनों दवाएं हैं ये टीबी रोग के अंदर काम में ली जाती हैं और इनका कुछ मात्रा में उपयोग फसलों के अंदर भी कीटनाशी के तौर पर किया जाता है। यह जो पंजीकरण समिति है उसने 1 मई 2020 को अपनी 114वीं बैठक आयोजित की और इसकी जो उप समिति है उसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है सल्फेट है उसका 9% और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड है उसका 1% फसलों पर उपयोग किया जा रहा है। अर्थात 9% फसलों पर स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और 1% फसलों पर टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग किया जा रहा है। और इस रिपोर्ट के अनुसार इस दवा का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, इन 3 स्थानों पर सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मामला क्या है इसके बारे में। तो जो CIBRC है उसने 8 फसलों में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा के उपयोग की अनुमति दी थी, यानी 8 ऐसी फसलें हैं जिनके लिए इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। CIBRC के अनुसार उसने अनुमति दी है, लेकिन अब ये जो पाया गया है कि इसका जो उपयोग है वो कीटनाशक के रूप में ज़्यादा फसलों पर किया जा रहा है। अन्य फसलों के अंदर जो 8 फसलें जो निर्धारित की गई हैं उनके अलावा अन्य अतिरिक्त फसलों पर भी इसका कीटनाशी के तौर पर उपयोग किया जा रहा है, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने पहले सिफारिश की थी कि फसलों पर टीबी की किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और यह आदेश CIBRC के साथ साझा भी किया गया था, यानी जो CSE है उसने भी इसके लिए पहले सिफारिश की थी और ये आदेश CIBRC के साथ साझा किया। उनको ये बताया गया कि इन दवाओं का उपयोग कम से कम किया जाए या न किया जाए। अब इसके समाधान की बात करें तो जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2022 तक इन दवाओं का उपयोग पूरी तरह से
रोक दिया जाए। यह रिपोर्ट के अंदर ये सुझाव दिया गया है, क्योंकि अभी वर्तमान में अगर इसे रोकते हैं तो इन दवाओं के लिए अभी हमारे पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। अर्थात इन दवाओं के स्थान पर हम ऐसा कौन सा कीटनाशी यूज करें कि जिससे कि फसलों को नुकसान नहीं हो, लेकिन अभी ऐसा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए तब तक 2022 तक के लिए उपयोगकर्ताओं को लेबल निर्देशों के अनुसार इन एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना चाहिए। अर्थात जो लेबल पर जो इसमें निर्देश दिए जाते हैं, इसमें गाइडलाइन जो दी जाती हैं, उनका उपयोग करते हुए इन दवाओं का उपयोग करें। अब इसमें जो कौन कौन सी अनुशंसाएं या सिफारिशें की गई उनके बारे में बात करें तो जो पंजीकरण समिति है उसने एकीकृत कीट प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड इंसेक्ट मैनेजमेंट के माध्यम से फसलों में रोगों और कीटों के प्रबंधन की सिफारिश की है। एक ऐसा मैनेजमेंट विकसित किया जाए जो एक इंटीग्रेटेड इंसेक्ट मैनेजमेंट हो, जो कि इन फसलों के अंदर रोगों और जो कीटों हैं उनका प्रबंधन करे। इसके अलावा CIBRC ने ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को बेहतर और सुरक्षित प्रथाओं पर शोध करने की सिफारिश भी की गई है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा जन्म और मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का डाटा जारी किया गया। 10 मई 2020 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर डेटा जारी किए हैं। इन आंकड़ों पर संकलित डेटा को नमूना पंजीकरण प्रणाली कहा जाता है। ध्यान देने की बात है, ये जो आंकड़े जिस प्रकार से संकलित किया जाता है, इस प्रणाली को ही नमूना पंजीकरण प्रणाली कहा जाता है। ये जो अभी हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से जो डेटा जारी किए गए हैं, इनके अनुसार जो राष्ट्रीय जन्म दर है वह वर्तमान में 20 प्रति हज़ार है, और जो मृत्यु दर है वो 6.2 प्रति हज़ार, और शिशु मृत्यु दर 32 प्रति हज़ार आंकी गई है। और यह जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे कम इसकी जो दर है वो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर देखी गई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर जन्म दर सबसे कम मापी गई है, वहीं सबसे अधिक जन्म दर बिहार राज्य के अंदर रही है। दिल्ली में जो मृत्यु दर है वो सबसे कम रही, और वहीं छत्तीसगढ़ के अंदर मृत्यु दर सबसे ज़्यादा रही है। इसके अलावा हम बात करें शिशु मृत्यु दर के बारे में, तो शिशु मृत्यु दर जो है ये अभी हाल ही में जो प्राप्त आंकड़े हैं उनके अनुसार जो शिशु मृत्यु दर है वो वर्ष 1971 की जो जनगणना है उसकी तुलना के अंदर लगभग 1/4 घट गई, यानी काफ़ी मात्रा में इसमें कमी आई है। और पिछले दशक की बात करें, हम पिछले दशक की बात करें, पिछले 10 वर्षों के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें शिशु मृत्यु दर है उसमें 35% की गिरावट देखी गई है, जो काफ़ी पॉजिटिव संकेत है। जो बताता है कि हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है, हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो अब बेहतर कार्य करने लगा है। नमूना पंजीकरण प्रणाली के बारे में बात करें तो ये एक जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है जो जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर वार्षिक अनुमान प्रदान करता है, यानी प्रतिवर्ष इसके जो डेटा है वो जारी किए जाते हैं। और ये राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर मृत्यु दर संकेतक भी जारी करता है। और इस प्रणाली को कुछ राज्यों के अंदर 1964-65 में शुरू किया गया था, और 1969-70 के अंदर से पूरे भारत के अंदर लागू कर दिया गया। हाल ही में DRDO ने अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर विकसित किया जिसका नाम ध्रुव रखा गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के जो रिसर्च सेंटर इमारत है उसने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर ध्रुव विकसित किया है। यहाँ रिसर्च सेंटर इमारत जो है वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधीन कार्य करने वाली एक रिसर्च संस्था है जो कि विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करती है। हैदराबाद में स्थित जो DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत है उसने मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा लैपटॉप, आईपैड, पासबुक, चालान, कागज़ आदि को सैनिटाइज करने के लिए एक अल्ट्रावायलेट कैबिनेट विकसित किया है। एक ऐसा कैबिनेट विकसित किया गया है जिसके अंदर मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, पासबुक या चालान या फिर किसी भी कागज़ को रखे जाने पर कुछ ही क्षणों के अंदर वह जो कीटाणुओं से मुक्त किया जा सकता है। जो इसका उपयोग है मुख्य रूप से इन जो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आदि के अलावा इसका जो करेंसी यानी नोटों के और कागजातों को सैनिटाइज करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और यह कैबिनेट के अंदर रखी जो वस्तु है, यानी जो कैबिनेट के अंदर जिन वस्तुओं को रखा जाएगा उन्हें UV किरणों का 360 डिग्री एक्सपोजर प्रदान करता है, यानी प्रत्येक दिशा से जितनी भी 360 डिग्री एक्सपोजर का मतलब है कि सभी दिशाओं से उस पर UV रेज का प्रभाव डाला जाएगा।
ध्रुव एक संपर्क रहित पराबैंगनी सैनिटाइजेशन कैबिनेट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए अत्यधिक उपयोगी है। यानी कि जिस ध्रुव सैनिटाइजर का जो निर्माण किया गया है, यह जो सैनिटाइजर है यह एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर है जो संपर्क रहित यानी बिना किसी संपर्क में आए यानी कॉन्टैक्ट लेस है, और पराबैंगनी सैनिटाइजेशन कैबिनेट है यानी इसके अंदर यूवी रेज का यूज़ किया जाता है सैनिटाइजेशन के लिए, जो कि मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए और इसके अलावा जो कागज़ और कागजात या करेंसी नोट हैं उन्हें सैनिटाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब यूवी जो है वो वायरस को किस प्रकार से मारता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कोविड-19 के प्रसार के बाद में कई यूवी तकनीक दैनिक उपयोग की वस्तुओं को कीटाणु रहित करने के लिए उभरी है। यानी कोविड-19 के प्रसार के बाद में जो कीटाणु रहित करने के लिए जो कई तकनीकें विकसित की गई, जिनके अंदर सबसे प्रमुख रूप से जो यूवी जो तकनीक है वो काफ़ी प्रभावशाली और महत्वपूर्ण रही है। ये जो चीन है उसके अंदर बसों को उनके उपयोग के बाद हर रात को यूवी रेज टेक्नोलॉजी के साथ में कीटाणु रहित किया जा रहा है। यानी चीन भी इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी यूज कर रहा है। काफ़ी इसका जो प्रमुख कारण एक तो ये रहा है कि ये अपेक्षाकृत सस्ती है और इसे ये काफ़ी प्रभावशाली है और पूरी तरह से कीटाणु रहित करने के अंदर सक्षम है। जिस तकनीक अल्ट्रावायलेट को कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग में लिया जाता है उसे अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन कहा जाता है। यानी उसे अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन कहा जाता है, जिसे UVGI भी शॉर्ट में कह सकते हैं। यूवी प्रकाश मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो होती है वो काफ़ी कम होती है और ये मनुष्य की जो DNA है या कोशिकाएं हैं उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यूवी रेज मनुष्यों के लिए काफ़ी हानिकारक बताया गया है। शॉर्ट वेव लेंथ यूवी जो है वो आमतौर पर कीटाणुनाशक यूवी होते हैं। वे 200 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर के बीच में होते हैं और ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसके द्वारा अत्यधिक अवशोषित होते हैं। यानी कि जो कोशिकाओं के अंदर जो DNA की जो संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें न्यूक्लिक एसिड्स भी कहा जाता है, वो इन्हें काफ़ी मात्रा में अवशोषित करते हैं और अवशोषित होने पर जो न्यूक्लिक एसिड है उनकी प्रतिकृति की जो अपनी क्षमता है नहीं, उनकी डुप्लीकेशन की जो कैपेसिटी है वो समाप्त हो जाती है। और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड कुछ ही समय में विघटित भी हो जाता है जिससे उस जीव की मृत्यु हो जाती है। यानी यूवी रेज का जो प्रभाव है वो कोशिका मुख्य रूप से जो कोशिका की जो DNA है उस पर पड़ता है और वो उसे पहले तो उसे उसकी जो डुप्लीकेशन की जो क्षमता है कैपेसिटी है उसे समाप्त करती है और फिर धीरे धीरे वो कुछ ही समय में विघटित भी हो जाता है, यानी अपने जो अणुओं के अंदर टूट पड़ता है और जिससे कि वो जीव है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास के जो टॉपिक्स है वो समाप्त होते हैं। और अब बारी है हमारे जो आज के जो प्रश्न की। जो हमारा आज का प्रश्न है वो है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने हाल ही में CSIR को कोविड-19 के विरुद्ध कौन कौन सी दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल को स्वीकृति दी है। आप अपना जवाब सोचें, पॉज करके एक बार सोच सकते हैं। तो इसका जो जवाब है वो है 2 दवाएं हैं, जिनमें से पहली है फेविपिराविर और दूसरी है फाइटोफार्मास्यूटिकल। ये जो 2 दवाएं हैं इनके क्लिनिकल ट्रायल को DGCI ने मंजूरी दी है CSIR को। जिनमें से अगर हम फेविपिराविर की बात करें तो ये एक ऐसी दवाई है जो जिसका जो यूज है वो चीन और जापान के द्वारा पहले से ही इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए किया जा रहा है। और यह जो दवा है इसका जो प्रमुख कार्य है जो कोशिकाओं के अंदर जो वायरस प्रवेश कर जाते हैं उन वायरस का जो डुप्लीकेशन है, उनकी जो प्रतिकृति निर्माण की क्षमता है उसे रोक देना, उसे कंट्रोल कर देना इसका प्रमुख कार्य है। जैसे कि अभी हमने DNA की जो प्रतिकृति है, अभी पिछली ही टॉपिक में हमने बात किया था DNA प्रतिकृति, उसी प्रकार से सभी जो वायरस होते हैं वो किसी जीवित कोशिका में जाते हैं, अपनी प्रतिकृति यानी अपना जो डुप्लीकेट बनाना शुरू कर देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है, उसे रोकने का कार्य फेविपिराविर करती है। दूसरी है फाइटोफार्मास्यूटिकल जो दवा है, ये एक ऐसी हर्बल दवा है जो पौधों से प्राप्त होती है और ये जो विभिन्न यौगिक हैं उनका एक मिश्रण है और इसका जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से डेंगू के लिए किया जाता है। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो समाप्त होती है। थैंक यू।